दिख भी नहीं रहा है कुछ। इस पे सीक्वेंस कैसे पता होगा यार? क्या क्या पढ़ाना पड़ता है। जीन मैपिंग। हाँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? जीन मैपिंग के बारे में। और मुझे तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ के आ जाते हैं, अटैम्प्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ जानना है, कुछ सीखना है तो बने रहिए। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जीन मैपिंग के बारे में। तो मान लो कि ये क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। मार्कर मत कह देना, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है? मान लो, और इसके ऊपर दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जो जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे पता चलेगी? वो इस जीन मैपिंग से पता चलेगी। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं कैसे प्रेजेंट होते हैं? लीनियरली प्रेजेंट जो होते हैं जीन्स, उनकी अरेंजमेंट को पता करने के लिए ये जीन मैपिंग यूज होता है, ठीक है? तो इतना हम लोग समझ लिए। चलो, अब जीन मैपिंग को और अच्छे से समझने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि लिंकेज क्या होता है। ये लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको हम लोग को अच्छे से समझना है। तो लिंकेज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लिंकेज के बारे में देखते हैं कि ये लिंकेज जो है ये क्या कहता है। तो बेसिकली लिंकेज ये कहता है कि जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, वो उसी क्रोमोसोम के साथ रहने की कोशिश करते हैं, उसी क्रोमोसोम के साथ इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, वो उसी क्रोमोसोम के साथ इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं फेनोमेना को कहते हैं लिंकेज, ठीक है? इतना तक समझ में आ रहा है, ठीक है? अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है तो देख लो। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ये जो क्रॉसिंग ओवर बोल रहा हूँ, ये क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो बेसिकली ये जो क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना है, ये क्या करता है? ये लिंकेज को ब्रेक करता है। क्या करता है? लिंकेज को ब्रेक करता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। मतलब जीन्स की ट्रांसफ़र होगी एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम, ठीक है? इतना समझ में आया तुमको, ठीक है? और ये ही क्रॉसिंग ओवर वेरिएबिलिटी को प्रमोट करता है। मतलब यही क्रॉसिंग ओवर किसको प्रमोट करता है? वेरिएबिलिटी को प्रमोट करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्रॉसिंग ओवर किसको कॉज करता है? ये क्रॉसिंग ओवर वेरिएबिलिटी को कॉज करता है। किसको कॉज करता है? वेरिएबिलिटी को कॉज करता है। और हम लोग ये समझेंगे कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, मतलब कब होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। ये क्रॉसिंग ओवर होता है मेयोसिस के प्रोफेज 1 के पैकाइटिन स्टेज में। ध्यान से सुनेंगे फिर से। मेयोसिस के प्रोफेज 1 के पैकाइटिन स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर नॉर्मली देखा जाता है। अब इसको अच्छे से डायग्राम बना के हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। हालांकि मेरी ड्राइंग कोई उतनी अच्छी नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं। हम लोग सब समझने की कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम है। क्या है मेरे पास? मेरे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम एक मैटरनल से और एक पैटर्नल से, मतलब एक माँ से एक पिता से आया है। और दोनों क्या हुए हैं? दोनों अपना इक्विवेलेंट क्रोमोसोम देख के दोनों पेयर बनाए हैं। क्या बनाया है? इक्विवेलेंट क्रोमोसोम देख के पेयर बनाए हैं, जाइगोट फॉर्म हुआ है, ठीक है? और वहाँ पे रेप्लिकेशन होने के बाद हमको कुछ ऐसा मिला है, ठीक है? और इसको हम लोग बोले हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोले हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोले हैं। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये और ये क्या है? ये दोनों क्या है? इन दोनों को क्या बोला जाएगा? इन दोनों को बोला जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोला जाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा? क्योंकि ये दोनों, ये और ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर से ओरिजिनेट हुए हैं। क्या हुए हैं? ध्यान से सुनना। एक ही सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड ओरिजिनेट हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे।
और ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है आपस में, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों? क्योंकि ये दोनों तुम लोग देख सकते हो कि अलग अलग सेंट्रोमियर से ओरिजिनेट हुए हैं। ये दोनों क्रोमेटिड अलग अलग सेंट्रोमियर से ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इन लोगों को बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो मैं जैसे कि तुमको बता चुका हूँ क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, किसके बीच में हो रहा है? होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो इस क्रोमोसोम के पास यहाँ पे क्या है? कैपिटल बी जीन है। इस क्रोमोसोम के पास यहाँ पे कैपिटल बी जीन है। इस क्रोमोसोम के पास यहाँ पे स्मॉल बी जीन है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद देखो क्या हुआ, इस क्रोमोसोम के पास अब हो गया स्मॉल बी जीन और इस क्रोमोसोम के पास स्मॉल बी जीन था, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हो गया? कैपिटल बी जीन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसी को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। ये कब होता है? ये होता है तुम्हारा मियोसिस के प्रोफेज 1 के पैकाइटिन स्टेज में। ठीक है, सब क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, इसको हम लोग अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट क्या कहता है? रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई। लोकाई क्या? लोकाई मतलब वो प्लेस क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पे जीन प्रेजेंट हो, वो प्लेस क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पे जीन प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे लोकाई। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन क्या कहता है? इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई, मतलब दो जीन के बीच की दूरी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? टू लोकाई दैट शो 1% रिकॉम्बिनेशन आर डिफाइंड एज बीइंग 1 सेंटीमॉर्गन अपार्ट ऑन अ जेनेटिक मैप। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमॉर्गन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? C M से। ठीक है, और हम लोग ये भी देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, 1 मैप यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन इक्वल्स टू 1% क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और यहाँ पे एक और हम लोग अच्छा चीज़ देखते हैं कि मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मैक्सिमम क्या? मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर कितना होता है? मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर होता है तुम्हारा 50%। ठीक है, और मिनिमम लिंकेज कितना होता है? मिनिमम लिंकेज होता है तुम्हारा कुछ 50%। ठीक है, मिनिमम लिंकेज कितना होगा? 50%। और ये क्रॉसिंग ओवर अगर 50% से ज़्यादा हो गया, अगर क्रॉसिंग ओवर 50% से ज़्यादा हो गया तो हम लोग उसको लिंकेज के टर्म में लेंगे। किसके टर्म में लेंगे? लिंकेज के टर्म में लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक क्रोमोसोम है। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या क्रोमोसोम है और जीन कहाँ प्रेजेंट है? ये दो एक्सट्रीम एंड्स में प्रेजेंट है। जीन यहाँ पे प्रेजेंट है और जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बताओ यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? लिंकेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या फिर क्रॉसिंग ओवर? जल्दी बताओ यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? यहाँ पे तुम लोग देख के बता सकते हो कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा एक्सट्रीम एंड्स की तरफ से होता है। जैसे कि तुम लोग फिगर देखे थे, फिगर में क्या देखे थे कि क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा था तो एक्सट्रीम एंड्स की तरफ, ये एक्सट्रीम एंड्स की तरफ ही क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही थी। कभी बीच में तो नहीं हो रहा था क्रॉसिंग ओवर, नहीं हो रहा था ना। तो यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें? यहाँ से हम लोग देखिए दो जीन के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उन लोग के बीच क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर है क्या है? जो क्रॉसिंग ओवर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। और यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लिंकेज जो है, लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। ठीक है, तो लिंकेज क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि डिस्टेंस से क्या लेना देना है क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करता है। देखो, द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग द सीड कलर एंड सीड शेप इन अ प्लांट इज 15%। ठीक है, पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस? MU यहाँ पे मैप यूनिट बताता है। व्हाट इज द डिस्टेंस
MU बिटवीन दिस जीन ऑन द क्रोमोजोम कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर। तो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दे दिया गया है। किसका दे दिया गया है? 2 जीन का परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दे दिया गया है। उनमें से एक जीन जो है कंट्रोल करता है कलर को। किसके कलर को? सीड के कलर को। दूसरा जीन कंट्रोल करता है शेप को, ठीक है। और उनका परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि 15% है। क्या पूछ रहा है कि उन दोनों जीन के बीच में क्या डिस्टेंस है, और हम लोग किस में निकालना है? MU मतलब मैप यूनिट में निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब इसको कुछ क्रॉसिंग ओवर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी करके बताओ कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना? 15%, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे पता है कि 1 मैप यूनिट, क्या पता है? 1 मैप यूनिट किसके बराबर होता है? 1 मैप यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन, पता है कि नहीं? इक्वल्स टू 1% क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। CO मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। तो मैप यूनिट में पूछ रहा है, यहाँ पे देखो मैप यूनिट में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे 15% अगर क्रॉसिंग ओवर है तो कितना मैप यूनिट होना चाहिए? जाहिर सी बात है 15 मैप यूनिट होना चाहिए। 15 मैप यूनिट होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बताओ। बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 मैप यूनिट। सिंपल सा आंसर है 15 मैप यूनिट। आई होप तुम लोग को समझ में आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी डाउट होगा कमेंट में प्लीज़ कमेंट करो, मैं सब डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन कहते हैं। देखो क्या कहता है। देयर आर 3 जीन्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और उनका परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर दिया गया। जल्दी से देख के बताओ A और B का परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या दिया गया यार? 20% दिया गया यार। कमेंट तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। B और C का परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या दिया गया? B और C का क्या दिया गया भाई? 28% दिया गया। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A और C का परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या दिया गया है? 8% दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया? 8% दिया गया है। ये क्वेश्चन में हम लोग को डाटा मेंशन है। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस जीन ऑन अ क्रोमोसोम। ये जो जीन्स दिए गए हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इनका सीक्वेंस पूछ रहा है। किसके ऊपर? क्रोमोसोम के ऊपर। इनका क्या पूछ रहा है? सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग कैसे पता करेंगे? हम लोग को ये पता है कि 1 मैप यूनिट, ये जो 1 मैप यूनिट है ये किसके बराबर है? 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर है। 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर है। और ये किसके बराबर है? 1% क्रॉसिंग ओवर के बराबर है। CO मतलब क्या? क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A और B का कितना? 20% क्रॉसिंग ओवर। B और C का 28%, A और C का 8%, ठीक है। तो इसको हम लोग मैप यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस में। तो A और B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 मैप यूनिट। B और C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 28 मैप यूनिट। A और C का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 मैप यूनिट। आई होप तुमको समझ में आ गया। ये मैं पहले ही क्वेश्चन में करा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना? करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करना, ठीक है। तो जो सबसे पहले सीक्वेंस हमारे दिमाग में आना चाहिए वो कुछ ऐसा सीक्वेंस आना चाहिए कि A, B और ये C। अब हम लोग को क्या चेक करना है कि जो सीक्वेंस है ये करेक्ट सीक्वेंस है कि नहीं है। चलो अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे A और B का डिस्टेंस कितना? 20 दिया गया है। B और C का डिस्टेंस कितना? 28 दिया गया। और हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है ये करेक्ट सीक्वेंस है कि नहीं? देखो बहुत ही सिंपल है। ये जो हम लोग फाइंड करेंगे A और C का डिस्टेंस, जो हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनना, जो हम लोग A और C का डिस्टेंस जो फाइंड करने वाले हैं, अगर वही डिस्टेंस ये क्वेश्चन में भी मेंशन है तो मतलब ये सीक्वेंस करेक्ट है। चलो फाइंड करते हैं। A और C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 20 है, ये 28 है, मतलब 48 हो गया ना। 48 हो गया। क्वेश्चन में देखो 48 है कि नहीं? नहीं, क्वेश्चन में तो 8 है, मतलब ये सीक्वेंस तो गलत हुआ भाई साहब। अब आगे वाला सीक्वेंस देखते हैं, आगे कौन सा सीक्वेंस आता है। मान लो कि ये सीक्वेंस है कुछ B, A और C। अब हम लोग देखते हैं कि ये सीक्वेंस की कितनी प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि B और A का डिस्टेंस कितना? 20 है। A और C का डिस्टेंस कितना है? 8 है, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना है? B और C का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर वही डिस्टेंस मिला जो क्वेश्चन में दिया है तो मतलब ये सीक्वेंस सही है। तो देखते हैं B और C का डिस्टेंस क्या होगा? 20 + 8। तो क्या मिला? 28 मिला। गाइस क्या मिला? 28 मिला। क्या मिला? यहाँ पे B और C का डिस्टेंस 28 मिला। क्या दिया गया क्वेश्चन में? 28 ही दिया गया, मतलब ये तो सीक्वेंस सही मिल गया हमको, ठीक है। तो ये कुछ सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, पहले B, उसके बाद A, उसके बाद C, ये करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये तो हम लोग अरेंज करके पता किए हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। एक और छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ जिससे बिना अरेंज किए भी तुम लोग पता कर सकते हो। वो क्या है? देखो, सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि
किन जीन के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बी और सी के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है जो कि 28 है। तो लॉजिकली हम लोग समझ सकते हैं कि बी और सी ये दोनों अलग अलग एंड पे होगा। कहने का मतलब अगर बी इधर है तो सी कहीं इधर होगा, दोनों अलग अलग एंड पे होगा, ठीक है। और बीच में बचा कौन, बीच में बचा कौन, ये ए बचा, तो ए को क्या करो बीच में लिख दो और ये तुम्हारा करेक्ट सीक्वेंस मिल गया। आई होप तुमको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं फिर से समझाऊंगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी इन मैपिंग यूनिट आर, यहाँ पे दिया गया है क्या, ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है गाइस जल्दी बताओ, 3.5। बी और सी का डिस्टेंस कितना दिया गया, 1 दिया गया है। ए और बी का डिस्टेंस कितना दिया गया, 6 दिया गया, ठीक है। और क्या दिया गया, सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 1.5। और ए और सी का डिस्टेंस कितना दिया गया, 5 दिया गया। यार तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे यार, कम से कम कमेंट तो करो एटलीस्ट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ये जो जीन्स दिए गए हैं ए बी सी डी, इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो हम लोग को जो ट्रिक पता है, पहले चलो ट्रिक लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, किनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए और बी इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है जो कि 6 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए और बी मतलब ये दो अलग अलग एंड पे तो होगा, ठीक है, इतना तो हम लोग को पता है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा सीक्वेंस है जहाँ पे ए और बी दोनों अलग अलग एंड पे है। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दो ऑप्शन है जहाँ पे ए और बी अलग अलग एंड पे हैं, और ये सी और डी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को चेक करना है कि ये दोनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन का हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ए के बाद क्या दिया गया, डी दिया गया, डी के बाद क्या दिया गया, सी दिया गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है कि नहीं। देखो कैसे देखेंगे, ए और डी का डिस्टेंस कितना है, 3.5 है, तो बैठा दो यहाँ पे 3.5। डी और सी का डिस्टेंस कितना है, डी और सी का डिस्टेंस 1.5 है, बैठा दो यहाँ पे 1.5। सी और डी का डिस्टेंस कितना है, जल्दी बताओ, सी और बी का डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पे 1 बैठा दो, ठीक है। हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है ए और बी का डिस्टेंस। अगर ए और बी का डिस्टेंस 6 आ गया जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये सीक्वेंस सही होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, 3.5 प्लस 1.5 प्लस 1, तो यहाँ पे 3.5 प्लस 1.5 हो गया, प्लस 1 6। तो हाँ यहाँ पे सीक्वेंस तो आ जा रहा है, ये 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो ए और बी का डिस्टेंस 6 आ जा रहा है, मतलब वही दिया गया है क्वेश्चन में, तो मतलब ये सीक्वेंस तो 100% सही है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस कौन सा सही है, ये जो ए वाला है ये सीक्वेंस सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ईजिली हम लोग ट्रिक से इसको फाइंड आउट कर लिए कि कौन सा सीक्वेंस सही होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चलो तो आओ फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैंने स्टार मार्क्स भी दे दिया है। ये क्या कहता है, 2 लिंक्ड जीन स्मॉल ए और स्मॉल बी सो 20% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। उसके बाद क्या कहता है, द इंडिविजुअल ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, कह रहा है कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है किसके बीच, इसके बीच और इसके बीच जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो किस टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं गैमेट के, हम लोग को बताना है कि किस टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जब इसके बीच और इसके बीच डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो प्लस प्लस है ये रिप्रेजेंट करता है वाइल्ड कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर को, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा हम लोग को दिया हुआ है कि 20% रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर वो कुछ कितना दिया गया है, 20% दिया गया है, ठीक है। 20% क्रॉसिंग ओवर दिया गया। हम लोग को ये पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये कहाँ देखी जाती है, ये न्यू जनरेशन में देखी जाती है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखी जाएगी, न्यू जनरेशन में ये क्रॉसिंग ओवर देखी जाएगी, ठीक है। और जब क्रॉसिंग ओवर ये 20% है
तो लिंकेज कितना होना चाहिए, लिंकेज कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ लिंकेज कितना होना चाहिए। अगर क्रॉसिंग ओवर 20% है तो लिंकेज ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी 80% होनी चाहिए, ठीक है 80%, क्योंकि 100% में हम लोग देखेंगे तो 20% क्रॉसिंग ओवर तो लिंकेज 80%। ये लिंकेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लिंकेज तुम्हारा रिप्रेजेंट करने वाला है पेरेंटल जेनरेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेरेंटल जेनरेशन को, ठीक है। यहाँ तक तो तुमको समझ में आया होगा। अब ये देखो न्यू जेनरेशन को क्रॉसिंग ओवर इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में तो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और पेरेंटल जेनरेशन को लिंकेज रिप्रेजेंट करता है क्योंकि लिंकेज हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम के साथ ही रह के इनहेरिट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को अच्छे से पता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब क्रॉस देखते हैं कि क्रॉस कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से देखो तुम लोग, समझ में आएगा। तो क्या होगा, यहाँ से गैमेट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो प्लस प्लस यहाँ से प्रोड्यूस होगा, यहाँ से ए और बी प्रोड्यूस होगा। ये किस में होगा, ये पेरेंटल जेनरेशन में होगा। यही क्या है, यही पेरेंटल जेनरेशन है, ठीक है, पेरेंटल जेनरेशन। और पेरेंटल जेनरेशन से क्या मतलब है, ये लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है, ठीक है। और इसमें कितने परसेंट हो सकते हैं, इसमें 80% दिया गया है। यहाँ पे देखो 80%, कहने का मतलब ये प्लस प्लस और ये ए बी ये दोनों कंट्रीब्यूट करके 80% होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्रॉस होगा तो न्यू जेनरेशन में जो हम लोग को मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा, प्लस ए मिलेगा और क्या मिल सकता है, प्लस बी मिल सकता है। और ये न्यू जेनरेशन है तो न्यू जेनरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है गाइस, न्यू जेनरेशन जाहिर सी बात है, देखो वहाँ पे न्यू जेनरेशन क्रॉसिंग ओवर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर कितना था, 20% था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो प्लस ए है और ये जो प्लस बी है ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या पता करेंगे कि ये प्लस प्लस का कितना होगा और ये ए बी का कितना होगा। तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करके 80% कर रहे हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करके। तो प्लस प्लस का जाहिर सी बात है 40% होगा और ए बी का कितना होगा, 40%। तभी ना दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करके 80% करेंगे। और यहाँ से हम लोग देखते हैं न्यू जेनरेशन में, तो न्यू जेनरेशन में टोटल तो तुम्हारा जो न्यू जेनरेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉसिंग ओवर। तो टोटल यहाँ पे कितना है, 20% है। तो यहाँ पे प्लस ए मिल रहा है और प्लस बी मिल रहा है। तो प्लस ए का कितना होना चाहिए, जाहिर सी बात है 10 होना चाहिए, प्लस बी का कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को जब सम करेंगे तो उन लोग का सम कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो तुम, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, प्लस प्लस 40 प्लस प्लस 40, ठीक है। ए बी कितना 40, ए बी कितना 40, ठीक है। प्लस ए 10 प्लस ए 10 प्लस बी 10 प्लस बी 10। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप तुमको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लो, हम लोग को क्या दिया गया, हम लोग को क्रॉसिंग ओवर दिया गया, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर दिया गया। किसमें देखा जाता है, न्यू जनरेशन में क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर दिया गया तो लिंकेज हम लोग पता लगा लेंगे कि लिंकेज कितना होगा, 80% होगा। वो क्या होगा, पेरेंटल जनरेशन का होगा। अब क्रॉस कर देंगे, जब क्रॉस करेंगे इसका इसका तो ये दो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये दो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और ये क्या होंगे, पेरेंटल जनरेशन के होंगे। तो पेरेंटल जनरेशन का दिया गया कितना, 80%, जो कि लिंकेज है पेरेंटल जनरेशन का, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा, तो मतलब 40% ये 40% ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो जब क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, एक तो प्लस ए मिलेगा, दूसरा प्लस बी मिलेगा। अब जो क्रॉसिंग ओवर है, जो न्यू जनरेशन है क्रॉसिंग ओवर का, उसका कितना है, 20% है, ठीक है। तो जब ये इक्वली दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसका 10 होगा, इसका 10 होगा, और यही तो है। तो आई होप तुमको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तुमको अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। इससे कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिलती है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पेडिग्री एनालिसिस। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।